नमस्कार मित्रों, जीटाइस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ समास की कक्षा के साथ। आज का टॉपिक जो है हमारा वो समास होगा। आज हम समास क्या होता है, कैसे पहचानना चाहिए, भेद प्रभेद आदि पर चर्चाएं, समास में हम गलती क्यों कर देते हैं, इन सभी चीज़ों पर हमारी चर्चा होगी। आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप में से किसी ने जीटाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारी सारी वीडियोस आ रही हैं लगातार, उन्हें देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो साथियों, आज हम लोग समास पर चर्चा करने वाले हैं। समास क्या होता है, समास कैसे पहचानते हैं। समास की सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है मित्रों कि ये हर छोटे से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक आता ही आता है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो प्रश्न निश्चित तौर पे होते हैं, समास पूछा ही जाता है। दूसरी चीज़ ध्यान देने की ये है कि अधिकांशतः बच्चे समास में गलती कर बैठते हैं। इसके पीछे कई चीजें हैं, कई कारण जिम्मेदार है। पहली चीज तो ये है कि समास पढ़ते वक्त हम जो भी समास के संबंध में जानकारी एकत्र करते हैं वो किसी न किसी व्याकरण की पुस्तक से ही करते हैं। तो आप जितनी व्याकरण की पुस्तकें देखेंगे मानक व्याकरण के नाम पे, तो सब में वही समास, वही उदाहरण किसी और समास का दिया हुआ है। दूसरे पुस्तक में देखेंगे तो वही उदाहरण किसी और समास का दिया हुआ है। तो इससे होता क्या है कि सामान्यतः बच्चे दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो मित्रों, आज हम लोग इस दुविधा का, इस संशय का निवारण करने वाले हैं। ऐसी गलती भविष्य में दोबारा ना हो, इस पर हम लोग विशेष रूप से भी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज ये है, समास के संदर्भ में जान लेना बहुत जरूरी है कि समास की उपयोगिता क्या है, इसकी रिलेवेंसी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं समास। पहली चीज तो ये है कि समास हमारे शब्द रचना का एक ज्वलंत टॉपिक है। शब्द रचना के लिए हमें समास को पढ़ना होता है। एक टॉपिक के रूप में परीक्षोपयोगी टॉपिक है, तो इसलिए हम समास को पढ़ते हैं। दूसरी इसकी जो रिलेवेंसी बनती है वो ये बनती है कि हम कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, अपठित गद्यांश वगैरह दिए रहते हैं, जहां पर उनको समराइज करना होता है या प्रिसाइज करना होता है, सारांश लेखन या संक्षेपण करना होता है। तो सारांश लेखन या संक्षेपण करने में करना क्या होता है, छोटा करना होता है दिए गए गद्यांश को। तो वहां पर हम समास की प्रक्रिया के द्वारा बड़े बड़े अंशों को छोटा बना के और अपने काम को हम और सरल बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं। तो एक तो आपको टॉपिक के रूप में देखना है, बाकी इसकी रिलेवेंसी और टॉपिक्स में भी बनती है और जगहों पे इसकी आवश्यकता होती है। अब समास पर चर्चा करने से पहले हम लोग पहले ये देखें कि समास होता क्या है। जब हम किसी चीज को ये समझ लेते हैं कि वास्तव में वस्तुतः वह क्या है, तो उसे समझने में हमें बड़ी सरलता होती है। समास को समझने से पहले सबसे पहले इसके अर्थ पर यदि हम जाते हैं तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्ति, यानी छोटा करना। किसी चीज को, किसी शब्द को छोटा करना समास कहलाता है। यदि आप इसके व्युत्पत्तिपरक अर्थ पे जाते हैं तो समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस। सम धन आस मिलकर के समास बनता है। सम उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं मित्रों, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, संधि के वक्त भी मैंने बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं इनका स्वतंत्र निश्चित अर्थ नहीं होता। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसी के मुताबिक इनकी अर्थवत्ता जो होती है वो बदलती रहती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। यहाँ हम इस पर्टिकुलर शब्द के संदर्भ में देखते हैं, समास शब्द के संदर्भ में यदि इसे हम लेते हैं तो यहाँ पर सम का तात्पर्य निकटता से है, नजदीकी से है, समीप। और अस धातु मतलब होना या करने से है।
मतलब इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ जो निकलता है वो ये होता है कि समीप होना, निकट होना या पास होना। अब पास होने से क्या होता है कि अलग अलग जो शब्द रखे गए हैं योजक के द्वारा उन्हें जोड़ के लिखा गया है, जब वे शब्द आपस में जुड़कर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो शब्द का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, समस्त हो जाता है। इसीलिए इसको समास कहा गया है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शब्द जो हैं वो परस्पर जुड़कर एक शब्द बन जाते हैं, अर्थात छोटे हो जाते हैं। अब यहां पर आपको समास की परिभाषा ध्यान रखने के लिए एक लाइन में बहुत ही छोटी सी परिभाषा ये ध्यान रखनी है कि समास जो है वो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाते हैं, यानी उसका स्वरूप जो होता है वो संक्षिप्त हो जाता है। अब यदि हम बात करें परिभाषा की, तो पारिभाषिक रूप में याद रखने के लिए आप एक लाइन में ये परिभाषा याद रखें कि जब दो या दो से अधिक पद परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योजक शब्द या परसर्ग का लोप हो जाता है, तत्पश्चात एक स्वतंत्र पद बनता है। पदों के जुड़ने की क्रिया को समास कहते हैं और जो स्वतंत्र पद बनता है उसे हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। एक बार पुनः सुने परिभाषा को। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योजक शब्द या परसर्ग का लोप हो जाता है तथा उनके जुड़ने से एक स्वतंत्र पद बनता है। पदों के जुड़ने की क्रिया को समास कहते हैं तथा बने हुए स्वतंत्र पद को हम सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। आइए अब हम इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि क्या होता है समास की प्रक्रिया में। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक शब्द लिखा राजा का पुत्र। अब यहां इसमें देखिए दो पद हैं, एक पद है, पहला पद या पूर्व पद जो है वो है राजा, उत्तर पद बाद का पद जो है वो है पुत्र, और इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग हुआ है क्या। आप इसे योजक शब्द के रूप में भी देख सकते हैं, आप इसे कारकीय परसर्ग के रूप में भी देख सकते हैं। तो साथियों समास की प्रक्रिया में होता क्या है कि ये दोनों पद जो हैं ये परस्पर जुड़ जाते हैं और ये जो योजक शब्द है का, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और ये दोनों पद जुड़ करके एक पद बन जाता है राजपुत्र। अब देखिए यहाँ इतना लंबा चौड़ा राजा का पुत्र, तीन अलग अलग जो शब्द लिखे गए थे ये जुड़ करके क्या हो गया, एक पद हो गया, यानी इसका संक्षिप्तीकरण हो गया, समस्त हो गया। ये दोनों पद मिलकर एक पद बन गया, समस्त पद बन गया, और योजक पद जो है वो यहां से दोनों पदों के बीच से हट गया। अब यहाँ बस यही चीज इसकी परिभाषा होती है, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें, समास में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ योजक हट गया, इसका लोप हो गया और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के एक पद बन गए। इन दोनों पदों का जुड़ना जो है, इसी जुड़ने को कहा जाता है समास, और इन दोनों पदों के जुड़ने से जो एक स्वतंत्र पद बना राजपुत्र, इसे हम कहते हैं सामासिक पद, सामासिक शब्द या समस्त पद। तो साथियों इस तरह से हम समास को परिभाषित करते हैं, समास को पहचानते हैं। अब समास के संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि समास में अक्सर हम गलत क्यों कर बैठते हैं, क्या कारण है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे समास हमारा कभी गलत ना हो। किसी भी परीक्षा में जाएं तो हमारा तीर जो है वो निशाने पर ही बैठे। देखिए समास में सबसे पहली चीज ये होती है कि कभी भी समास पहचानने के लिए हमें विग्रह को आधार बनाना चाहिए। विग्रह से मतलब ये होता है कि जो समस्त पद होता है उसका विस्तारित रूप, सामासिक पद को जो सविस्तार लिखा जाता है उसी को कहते हैं हम विग्रह। तो समास कभी भी निर्धारित जो होता है वो विग्रह के द्वारा होता है।
सही विग्रह करने के बाद समास में गलत होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, निग्लिजिबल हो जाती हैं। आप गलत नहीं कर सकते बशर्ते कि आपने विग्रह सही किया हो। अब विग्रह के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि शब्द का प्रयोग हम किस संदर्भ में करते हैं या परंपरागत रूप से ये शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता आया है। यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं, समाज से जो प्रश्न किए जाते हैं, थोड़ा सा उनकी प्रकृति पे नजर भी डाल लेना जरूरी है, इससे हमारा काम और सरल हो जाएगा। प्रश्न जो किए जाते हैं, एक प्रश्न करने का तरीका तो ये है कि समस्त पद दिया रहेगा और इस समस्त पद के आधार पर आपको तय करना होता है कि ये कौन सा समास है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें विग्रह दिया रहेगा और आपको विग्रह के आधार पर तय करना होता है कि ये कौन सा समास है। या कई बार विग्रह को के लिए ये पूछ लिया जाता है कि इससे समस्त पद कौन सा बनेगा। प्रश्न का तीसरा जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि आपसे समास का लक्षण दिया रहेगा और लक्षण के आधार पर पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास होगा। जैसे ऐसे दे देगा कि यदि पूर्व पद प्रधान है तो यह कौन सा समास होगा, उत्तर पद प्रधान है तो यह कौन सा समास होगा, या उभय पद प्रधान है या अन्य पद प्रधान है तो यह कौन सा समास होगा। तो इस तरह से समास में आपसे प्रश्न किए जाते हैं। अब यहाँ हमें यह ध्यान रखना है, सबसे खास चीज, किसी भी सामासिक पद का विग्रह कैसे करें और विग्रह के आधार पर ही हम सही समास का निर्धारण कर पाते हैं। गलतियां जो होती हैं, इसमें गलतियां होने के पीछे मुख्य रूप से जो कारण नजर आते हैं वो दो कारण नजर आते हैं। एक तो विग्रह करने की गलती से समास आपका गलत हो सकता है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं, वो एक से अधिक अर्थ धारण करते हैं। तो आपने जिस अर्थ को आधार बनाते हुए उस सामासिक पद का विग्रह किया, आपके समास का स्वरूप वही होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यदि आपने सही विग्रह नहीं किया तो समास आपका गलत हो सकता है। आप इस चीज को ऐसे थियोरेटिकली नहीं, आप एक उदाहरण के द्वारा समझें। आप देखिए, जैसे एक शब्द में लेता हूं यहां पर पीतांबर, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पीत और अंबर। दो पद हैं इसमें, पूर्व पद इसका पीत है, उत्तर पद जो है वो अंबर है। अब यदि इसके अर्थ पर जाएं हम तो पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब आकाश भी होता है और अंबर का एक अर्थ वस्त्र भी होता है। अंबर जो है वो अनेकार्थी शब्द है मित्रों। अब यहां पर देखिए, अगर पीतांबर शब्द के बारे में पूछ लिया गया आपसे, अगर आपने एक अर्थ को आधार बनाकर इस सामासिक पद का विग्रह किया, आकाश अर्थ को आपने लिया और अंबर के आकाश अर्थ को लेते हुए आपने इस सामासिक पद का विग्रह किया, तो पीला जो है, पीला कलर कोई भी, रंग कोई भी जो होता है वो विशेषण होता है। दोनों पदों में पीला है जो अंबर। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों पदों में विशेषण विशेष से संबंध हो जाएगा। अंबर की विशेषता बताई जा रही है, अंबर शब्द विशेष्य हो गया और पीत शब्द पीला जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि जब दो पदों में विशेषण विशेष से संबंध हो तो समास कर्मधारय होता है। अगर आप इसी चीज को, इसी सामासिक पद को अंबर के अर्थ को वस्त्र मानते हुए इसका विग्रह करें तो इस सामासिक पद का जो विग्रह बनेगा, पीत है अंबर जिसका, पीत है वस्त्र जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात। अब देखिए यहां पर समानाधिकरण संबंध हो रहा है, अन्यार्थ प्रभावी हो रहा है, अर्थात कृष्ण कहें या विष्णु कहें। तो जहां पर तीसरा अर्थ प्रभावी हो जाए वहां पर सामासिक पद जो होता है वो बहुव्रीहि हो जाता है। ये बहुव्रीहि समास की पहचान होती है
कि इसमें अन्यार्थ रूढ़ हो जाता है। दोनों पदों से परे एक तीसरा अर्थ सामासिक पद का रूढ़ हो जाता है, अन्य अर्थ निकल जाता है। तो अगर हम इस वस्त्र को अंबर का अर्थ मान के विग्रह करते हैं इस सामासिक पद का, तो समास जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आ गया कि इसे हम कर्मधारय कहें या बहुव्रीहि कहें। तो यहाँ पर मित्रों सबसे खास चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें परंपरागत चीजों पे ध्यान देना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि ये ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से ये समास किस वर्ग में रखा गया और कहाँ पर रखा जाता आ रहा है शुरू से। तो अगर इस चीज को हम आधार बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये बहुव्रीहि समास है। अन्यथा यदि यही प्रश्न विग्रह के द्वारा किया गया है, पीत है जो अंबर विशेषण विशेष से संबंध, तब आपका उत्तर कर्मधारय होना चाहिए। और यही विग्रह के आधार पर यदि ऐसा पूछा गया है कि पीत है अंबर जिसका, कोई व्यक्ति विशेष थर्ड पर्सन आ रहा है, यहाँ पर तीसरा अर्थ यहाँ पर प्रभावी हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका संदर्भ हम बहुव्रीहि से लगाएंगे। तो विग्रह दिया है तो काम और आसान होता है, लेकिन कई बार ज्यादातर परीक्षाओं में समस्त पद ही पूछे जाते हैं और आपका उत्तर समस्त पद के आधार पर ही निर्धारित करना होता है। तो उस कंडीशन में हमें ये देखना चाहिए कि परंपरागत रूप से ज्यादा प्रचलित लोकप्रिय कौन सा है, उसी को आधार बनाते हुए हमें अपना उत्तर तय करना होता है। अब दोस्तों समास में हम दूसरे लेवल पे जाते हैं। दूसरा लेवल की कंफ्यूजन क्यों होता है? एक तो हमने ये देखा कि शब्दों के अनेकार्थता की वजह से ये दुविधा उत्पन्न हुई, अनेकार्थता के कारण विग्रह का स्वरूप बदल गया और समास का स्वरूप बदल गया साथ साथ। अब हम दूसरे कारण पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, दूसरा कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे कारण पर चर्चा करने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि दूसरा जो कारण है वो समास के भेद प्रभेदों के कारण है। समास के जो भेद प्रभेद किए जाते हैं वो दो आधार पर हम देखते हैं उसको। एक तो हम देखते हैं पद प्रधानता के आधार पर। समास के जो पद होते हैं, सामासिक शब्द में जो पद होते हैं, उनकी प्रमुखता के आधार पर किसकी प्रधानता है, किसकी कौन सा गौण है, इसको आधारगत करते हुए समास का भेद किया जाता है। दूसरा लाक्षणिक आधार पर समास के सामान्य भेद किए जाते हैं। तो ये एक दूसरा कारण है जिसके वजह से समास में कंफ्यूजन होता है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि हम पद प्रमुखता के आधार पर समास के भेदों की बात करें तो पद प्रमुखता के आधार पर समास के 4 ही भेद बनते हैं। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान से तात्पर्य ये हुआ कि जिस सामासिक पद में पहले पद की या पूर्व पद की प्रमुखता हो। पूर्व पद की प्रधानता से यहाँ पर ये एक छोटी सी समस्या आती है बच्चों के सामने। सामासिक पद को देखने के बाद वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि इसको प्रधान क्यों कहा गया, इसको गौण क्यों कहा गया। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पर कर लेते हैं। पूर्व पद प्रधान से मतलब ये हुआ कि जो सामासिक पद है आपका, उसके भाव की जो निर्भरता है वो पहले पद पर होगी। आप इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं कि यथास्थान। मैंने किसी को कहा कि आप यथास्थान बैठ जाएं या खड़े हो जाएं। तो यथास्थान कहने पर इसमें आप ये देखिए कि 2 शब्द बन रहे हैं, यथास्थान। यथा जो है वो पूर्व पद है, स्थान जो है इसका उत्तर पद है। यथास्थान बैठ जाएं कहने से ये भाव इंगित होता है, ये भाव आता है कि जो स्थान निर्धारित है वहीं बैठना है। अर्थात प्रमुखता किसकी हुई? यथा की। कहाँ बैठना है? जो स्थान निर्धारित है। तो यहाँ पूर्व पद की प्रमुखता हुई, नहीं हुई। तो पूर्व पद प्रधान होने से तात्पर्य यही होता है कि पूरे सामासिक पद का भाव जो होता है वो पहले पद पे निर्भर होता है। उत्तर पद प्रधान की बात करें, यहां भी आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें पूर्व पद जो है वो राजा है, उत्तर पद जो है वो पुत्र है। अब इस समास में ये पूरा का पूरा पद जो राजपुत्र किसके लिए आया भैया? ये देखिए पुत्र के लिए आया।
उत्तर पद के लिए है। राजपुत्र कहने का तात्पर्य किसके लिए कहा जा रहा है? पुत्र के लिए कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रमुखता जो हुई उत्तर पद की हुई, अर्थात इस सामासिक पद में हम क्या देख रहे हैं? उत्तर पद प्रधान देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप पद प्रधानता समझ गए होंगे कि कैसे हम कहते हैं कि इसमें पूर्व पद प्रधान है, या फिर कैसे कहते हैं कि इसमें उत्तर पद प्रधान है, या फिर कैसे उभय पद प्रधान है। इसी तरीके से उभय पद प्रधान या अन्य पद प्रधान भी होता है। तो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अब हम पद प्रमुखता की बात करते हैं। पद प्रमुखता के आधार पर हमने देखा कि समास के 4 भेद हैं: पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। उभय पद से मतलब होता है दोनों पद, और अन्य पद से मतलब होता है कि दोनों सामासिक पद जो होते हैं वो गौण हो जाते हैं, और कोई तीसरा अर्थ जो होता है वो रूढ़ हो जाता है। समास जो है वो तीसरे अर्थ के लिए जाना जाता है, उसको हम कहते हैं अन्य पद प्रधान। अब देखिए, जो हम सामान्य भेद की बात करते हैं, लाक्षणिकता के आधार पर जो 6 भेद हम पढ़ते आ रहे हैं वो है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यहां पर भी एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। आप जितनी किताब देखेंगे, किसी में कर्मधारय पहले लिखा है, किसी में तत्पुरुष पहले लिखा है, किसी में कोई पहले लिखा है। तो साथियों, ये बात बिल्कुल, ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पहला है या ये दूसरा है या ये अंतिम है। हमें इन सभी को पढ़ना है, और इसमें से कोई सीक्वेंसिंग नहीं है कि यही समास पहला होता है, क्योंकि यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा, उस किताब में तो पहले तत्पुरुष दिया है और दूसरे में पहले अव्ययी भाव है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ये जस्ट आपका वेस्ट ऑफ एनर्जी है, इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। ये 6 के 6 मुख्य हैं, किसी को भी आप पहले रख सकते हैं, किसी को भी आप बाद में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन 6 की। तो पद प्रमुखता के आधार पर, जैसा पूर्व पद प्रधान है, तो पूर्व पद प्रधान समास जो होता है वो अव्ययी भाव होता है साथियों। जो उत्तर पद प्रधान समास है उसके अंतर्गत 3 समास आ जाते हैं। तत्पुरुष भी होता है, कर्मधारय भी होता है और द्विगु भी होता है। यहां समझने की चीज है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में जो समानाधिकरण तत्पुरुष होते हैं वे ही समास क्या हो जाते हैं? जो समानाधिकरण तत्पुरुष हुए, जो समानाधिकरण तत्पुरुष हुए वो हो जाते हैं कर्मधारय। और कर्मधारय समास का ही एक भेद जो होता है वो द्विगु समास होता है। आप कर्मधारय समास जो होता है उसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है। यहां पर जो विशेषण यदि संख्यावाचक हो जाए तो कर्मधारय समास का वह पद जिसका विशेषण संख्यावाची हो जाता है, यानी कोई संख्या हो जाती है, वो समास जो होता है वो द्विगु हो जाता है। तो यहां ये चीज स्पष्ट हुई कि तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का एक भेद जो है वो द्विगु समास है। तो जाहिर सी बात है मित्रों कि अलग अलग किताबों में राइटर कोई गलत नहीं होता, उसने गलत नहीं लिखा है। गलती हम करते हैं, समझने की भूल होती है, हम उस चीज़ की जड़ तक, उस चीज़ के मूल तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसे हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। जब तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय, तो हम चाहें तो कर्मधारय समास के उदाहरण को भी तत्पुरुष में रख सकते हैं, द्विगु के उदाहरण को भी हम तत्पुरुष में रख सकते हैं। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन होता है अलग अलग किताबों में। चूंकि उत्तर पद प्रधान समास है ये तीनों, और तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ स्ट्रिक्टली हमें ये देखना है कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष है, विशेषण विशेष से संबंध है उसके दोनों पदों में, तो हमें उसे कर्मधारय टिक करना है। और कर्मधारय समास का वो उदाहरण जिसका पूर्व पद विशेषण है, तो निश्चय रूप से हमें उसे द्विगु टिक करना है। इसी को कुछ लोग ट्रिक कह देते हैं, कुछ लोग और कह देते हैं, लेकिन बात यहाँ पर जो होती है साथियों वो समझने की होती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दूसरा रीजन आप समझ गए क्यों होता है कंफ्यूजन, क्योंकि ये इसी का भेद होता है। बाकी उभय पद प्रधान अगर समास की बात करें, उभय मतलब दोनों, तो वह सामासिक पद जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो समास द्वंद्व होता है, द्वंद्व का लक्षण है। अन्य पद प्रधान
ये समास जो होता है ये बहुव्रीहि का लक्षण होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात इन दोनों पदों से परे सामासिक पद का कोई तीसरा अर्थ, अन्यार्थ जो है वो रूढ़ हो जाता है। तो ये है आपका पद प्रमुखता के आधार पर और ये है आपका लाक्षणिकता के आधार पर, लक्षण के आधार पर ये जो 6 अलग अलग भेद किए गए हैं। यहाँ एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये पूछा नहीं जाता है 4 भेद, हमेशा पूछा यही जाता है लाक्षणिकता के आधार पर। जो हिंदी व्याकरण में, हिंदी के मानक व्याकरण में समास के जो 6 भेद निर्धारित किए गए हैं ये ही पूछे जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में आप देखेंगे अगर आपसे समास का सामान्य भेद पूछा गया है तो आप वहां पर 6 भेद ही उत्तर करेंगे। ये 6 भेद ही हिंदी के मानक व्याकरण में स्वीकृत हैं, इन्हीं 6 भेदों को पूछा जाता है। तो ये है हमारा समास में जो कंफ्यूजन होता है उसका स्पष्टीकरण, कि कल को हम किसी भी परीक्षा में बैठें तो हमारा प्रश्न गलत न हो। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि समास में जो गलतियां होती हैं वो क्यों होती हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है समास पहचानते वक्त। अब साथियों अगली वीडियो में हम लोग समास के भेद प्रभेदों पर चर्चा करेंगे, किसकी क्या पहचान होती है, किसका क्या लक्षण होता है। एक एक उदाहरण के द्वारा हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे कि उदाहरण के साथ हम उसको सीखेंगे, लेकर आएंगे कि उदाहरण यदि ऐसा है, समस्त पद यदि ऐसा है तो ये अमुक समास होगा, इसका लक्षण ये होगा। हर लक्षण के साथ हर एक उदाहरण को हम लोग देखेंगे, एक एक भेद को लेकर चलेंगे और आगे जो है हम इस तरह से इसको देखेंगे, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे कि फर्दर हमें कोई भी समास में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो साथियों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जीताएस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, हर चीज़ को पढ़ते रहें और साथ ही आपके जो भी कमेंट्स हैं, बहुमूल्य कमेंट्स हैं, वो हमें देते रहें। हमें हमारे पास अपने सुझाव, अपने सलाह भी भेजते रहें कि हम आपके अनुरूप अपनी हर क्लास को बना सकें, आपको लाभान्वित करा सकें। आप घर बैठे हमारे वीडियो से अपनी तैयारी को एक मुकम्मल, एक पूर्ण स्वरूप दे सकें मित्रों। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे मित्रों। आज के लिए ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को।